Hello my dear friends, my name is Deepak Singhal and I welcome you all to the YouTube channel of Eureka Academy GTB नगर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंघल है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूरेका एकेडमी के YouTube चैनल में। आज इस क्लास में हम लोग DSSB में पूछे जाने वाले सवाल जो कि पॉलिटी से संबंधित है उसके बारे में बात करेंगे। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स रिलेटेड टू पॉलिटी एंड द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड in the DSSB examination. So in order to discuss about the polity, and very first topic in the polity I'll be taking is your framing of the constitution. देखिए पॉलिटी की फील्ड में राज्य व्यवस्था में सबसे पहला टॉपिक जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे वो भारतीय संविधान का होगा कि किस तरीके से संविधान अपने वर्तमान रूप में आता है, that how this constitution took its present form. और भारत के संविधान को पढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए इतिहास, खास करके आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का आधुनिक इतिहास और राज्य व्यवस्था का प्रथम जो बिल्कुल चरण है, ये दोनों आपस में बहुत मिले हुए हैं। तो भारत का और संविधान का ये पहला टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हिस्ट्री के एक इवेंट पे ध्यान दें जो कि द कैबिनेट मिशन प्लान, एक कैबिनेट मिशन योजना, हाँ, जिसके तहत आप लोग देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये भारत का संविधान अपने प्रेजेंट रूप में आता है। देखिए कैबिनेट मिशन योजना, ये बात है ब्रिटेन की, और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रेसिडेंट उस समय जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री उस समय के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। अब ये क्लीमेंट एटली के बारे में बात करेंगे। देखिए क्लीमेंट एटली और इनकी सरकार 22 जनवरी 1946 को ये डिसीजन लेती है, ये निर्णय लेती है कि भारत को छोड़ने की योजना बनाई जानी चाहिए, कि अब समय आ गया है कि भारत को छोड़ा जाए। और देखिए भारत को छोड़ने का फैसला ब्रिटेन क्यों ले रहा है, अभी इस चीज का संबंध है थोड़ा विश्व के इतिहास से, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध अब खत्म हो चुका है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के पश्चात जो दो केंद्र डेवलप होते हैं पूरे विश्व में वो अमेरिका और रूस है। और ये दोनों ही बहुत strongly both these countries, that is USA and Russia, they both are very strongly opposing the drive of colonialism and imperialism. ये दोनों ही केंद्र बहुत कट्टरता से विरोध कर रहे हैं उपनिवेश का, कि ये सभी उपनिवेश खत्म हो जाने चाहिए। तभी ब्रिटेन अंडर फोर्स ब्रिटेन हैड टू टेक दिस स्टेप। और हो क्या रहा है अभी, देखिए 22 जनवरी को आप लोग सोचते हैं, एक निर्णय लेते हैं जिसकी घोषणा ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि ब्रिटेन का अपर हाउस है, वहां पर क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं, जिसकी डेट बहुत जरूरी है और डेट है 19 फरवरी 1946। 19 फरवरी 1946 को आप घोषणा करते हैं कि भारत को छोड़े जाने के लिए एक कैबिनेट मिशन योजना और एक ऐसा ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह भारत भेजा जाएगा जो एक योजना सुझाएगा जिस तरीके से भारत को छोड़ेगा ब्रिटेन। 19 फरवरी 1946 को मीन्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन क्लीमेंट एटली ही अनाउंस्ड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स अबाउट द पॉलिसी एंड द प्लान टू लीव इंडिया। और उसी तरीके से 3 मेंबर ब्रिटिश कैबिनेट कमीशन और आई वुड से मिशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। एक 3 सदस्यों वाला मिशन बनाया जाता है जिसके 3 सदस्य इस प्रकार है। पहला सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के बाद दूसरे आते हैं सर स्टाफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे सदस्य जो इस कैबिनेट मिशन में आते हैं उनका नाम था A.V. अलेक्जेंडर। ये मिशन भारत पहुंचता है 24 मार्च 1946 को। ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है और भारत में पहुंचने के बाद 16 मई 1946 को ये अपनी रिकमेंडेशन देना शुरू करता है। अब बात ये आती है कि इनके रिकमेंडेशंस में क्या क्या चीज़ें बोलते हैं। द फर्स्ट थिंग विच दिस कैबिनेट मिशन प्लान recommended in India on 16th of May 1946 was that there will be a union of India.
there will be a union of India, and this union of India or central government will be given only will be given the powers related to 3 subjects only. The first subject was defense, second subject was foreign affairs, and third subject was communication. आप लोगों ने ये घोषणा करी, आप लोगों ने ये रिकमेंड किया कि एक भारत संघ की स्थापना की जाएगी, एक केंद्र सरकार की स्थापना की जाएगी, और इस संघ को केवल 3 मामलों से संबंधित ही शक्तियां दी जाएंगी। पहला था रक्षा, रक्षा से संबंधित मामले पर लॉ, कानून बनाने की जो शक्ति है वो यूनियन ऑफ इंडिया को दी जानी है। उसी तरीके से 2 और मामले थे, विदेशी मामले और संचार संबंधित मामले। तो इन 3 मामलों पर यूनियन ऑफ इंडिया को ही शक्तियां दी जानी थी। सेकंड चीज जो इन्होंने रिकमेंड करी वो ये था कि भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संवैधानिक सभा का गठन किया जाएगा। हाँ, मीन्स इन ऑर्डर टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी फॉर्म्ड, और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को यह कार्य दिया जाएगा कि आप भारत के संविधान को बनाएं। तो स्टेप बाय स्टेप ब्रिटेन इंडिया को छोड़ने का प्लान बना रहा है। देखिए, जितने भी सुझाव, और एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मांग कर रही है पाकिस्तान की एक ऐसा राष्ट्र जहां पर मुस्लिम और मुस्लिम समुदाय के हितों को संरक्षण दिया जाएगा, एक ऐसे राष्ट्र की मांग कर रही है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मगर द डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान वॉज रिजेक्टेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कभी के बाद कथन में पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान राष्ट्र की मांग को खारिज कर दिया था। देखिए, और अब ये आता है कि आप लोगों ने भारत में 16 मई 1946 को जो सुझाव दिए, उन सभी सुझाव पर रिएक्शन क्या होता है कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। देखिए, कांग्रेस की बात करता हूं तो कांग्रेस स्टार्टिंग से मांग रही थी कि हमको एक ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा शक्तियां हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, ना कि स्टेट गवर्नमेंट्स। मगर यहाँ पे सिस्टम कुछ और बता रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस ने इनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले फॉर्मूले को एक्सेप्ट किया। उन्होंने माना कि हाँ, एक संवैधानिक सभा तो चाहिए, और ये ठीक भी है। उसी तरफ अगर मैं मुस्लिम लीग की बात करता हूं तो मुस्लिम लीग यहाँ पर थोड़ा अलग प्रतिक्रिया दिखाती है। मुस्लिम लीग ने इस मिशन को एक्सेप्ट किया प्रारंभ में, दे एक्सेप्टेड इट इन अ फर्स्ट फेज, बट लेटर ऑन दे रिजेक्टेड द कैबिनेट मिशन। बाद में जाकर मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस मिशन के बताए हुए सभी सुझावों को मानने से मना कर देती है। और उसी के साथ साथ मुस्लिम लीग 29 जुलाई 29 जुलाई 1946 को एक बैठक बुलाती है, और इस बैठक में एक प्रपोजल पास किया जाता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान की मांग को और भी कट्टरता से आगे बढ़ाने के लिए इन ऑर्डर टू पुट फॉरवर्ड द डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन कॉल्ड पाकिस्तान, they met on 29th of July 1946, and they said that the day of 16th August 1946 will be observed as the direct action day। और उन्होंने कहा कि 16 अगस्त 1946 का ये दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब यहाँ तक बात समझ में आती है कि मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन से बाहर निकल आती है। और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सेटअप के बारे में बताऊं तो कुल मिलाकर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत के विभाजन से पहले 389 मेंबर्स हुआ करते थे, और इन 389 मेंबर्स का विभाजन इस प्रकार था। आपके पास 2 चीजें आती है, पहला तो है ब्रिटिश प्रांत और भारतीय रियासतें, ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस का जो यहाँ पे मेंबरशिप था वो 296 मेंबर्स का था, और उसी तरफ अगर मैं बात करता हूँ प्रिंसली स्टेट्स की तो ये केवल 93 मेंबर्स अपने साथ में लेके आते हैं। तो आप लोगों ने एक तरीके से लोकतांत्रिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के गठन का सुझाव दिया। मींस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विल बी इलेक्टेड बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, एंड 389 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड।
मगर अब बात ये आती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ, क्योंकि ये वो तारीख है जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग अलग टुकड़ों में बट गए थे। तो ये तो विभाजन से पहले की स्थिति है। दिस इज द कंडीशन बिफोर पार्टीशन, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर पार्टीशन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट टू लुक एट। पार्टीशन के बाद इसका 389 मेंबरशिप घटकर 299 मेंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी तरह ब्रिटिश प्रोविंसेस से अब चुने जाने थे 229 सदस्य, और उसी तरीके से प्रिंसली स्टेट्स देता 70 मेंबर्स। इस तरीके से आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिफोर पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन के बारे में मेरे साथ पढ़ा, और पढ़ा कि सुझाव क्या दिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कैबिनेट मिशन योजना ने, और क्या है डायरेक्ट एक्शन डे, किस तरीके से मुस्लिम लीग पहले तो एक्सेप्ट करती है मगर बाद में रिजेक्ट कर देती है, और डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा भी कर देती है। यहाँ तक बात समझ में आता बेटा। ये पार्ट वो है जो है तो हिस्ट्री का, आप लोग मेरे साथ इतिहास में पढ़ेंगे, मगर इसका कुछ एक भाग बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फ्रेमिंग प्रोसेस को समझने के लिए। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपके पास आ चुकी है, अब इन्होंने क्या किया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने टोटल मिलाकर 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लिया, हाँ, पूरे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में और पास करने में। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इतना लंबा टाइम इसलिए लेती है, इसलिए लिया इसने क्योंकि एक एक अनुच्छेद को, एक एक आर्टिकल को आप लोगों ने बहुत थॉरली डिस्कस किया है इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स में। एक आर्टिकल बेटे जिस पे कोई वाद विवाद हुआ नहीं, जिस पे हर कोई बहुत क्लियर था, वो आर्टिकल 326 था, जो कि यूनिवर्सल एडल्टहुड सफरेज के बारे में आप लोगों को बताता है, जो कि वयस्क मताधिकार के बारे में आप लोगों को बताता है, जो कि आर्टिकल 326 है। ये बताता है कि 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को मतदान करने का समानता से अधिकार प्रदान किया जाएगा। उस समय एज 18 है, और अब जाके ये एज बढ़ाकर आप लोग 21 कर देते हैं। हाँ, दे सेड दैट, सॉरी, उस समय ये एज 21 थी, बाद में आप लोग इस एज को घटाकर 18 कर देते हैं। तो अभी जो ओरिजिनल आर्टिकल था वो ये बोलता है कि 21 वर्ष या इससे ऊपर के सभी लोगों को मतदान करने का समानता से अधिकार प्रदान किया जाएगा। दैट द पीपल ऑफ 21 ईयर ओल्ड और मोर देन इट विल बी गिवन द राइट टू वोट on a universal adulthood suffrage basis. This is what this article 326 was. इस पे आप लोगों ने डिबेट नहीं करी, इसलिए क्योंकि हर एक आर्टिकल को आप लोग थॉरोली डिस्कस कर रहे थे, इसलिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का आपको टाइम लगता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूटेंट और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहुत सी समितियाँ बहुत से कमिटीज़ थी जिनको अलग अलग काम दिए जाते हैं। हाँ, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको आप लोग प्रारूप समिति कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिनको आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फादर कहते हैं। यही है वो इंसान जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रारूप समिति जिसमें 7 मेंबर्स थे टोटल में, और हेड था इनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बैठक बच्चों होती है 9 दिसंबर 1946 में, और 9 दिसंबर 1946 की इस बैठक के जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा थे। हाँ, और दूसरी बैठक इसकी दिल्ली में 11 दिसंबर 1946 में होती है, जिसमें आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट करते हैं। ये बात समझ में आती है। तो 2 डेट्स आप लोगों के पास आई। पहली है 9 दिसंबर 1946, अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। और दूसरी आती है 11 दिसंबर 1946, और यहाँ पर जो चेयरमैन है वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, अगर मैं भारत के संविधान की बात करता हूँ तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली अगर मैं बात करता हूँ तो ओरिजिनली कंटेन्ड 395 आर्टिकल्स। यहाँ पे 395 अनुच्छेद थे। 395
आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। मगर अगर मैं आज की बात करता हूँ तो एट प्रेजेंट आपके पास 448 आर्टिकल्स है, 12 अनुसूचियाँ स्केड्यूल्स है और 25 पार्ट्स है, 25 आपके पास भाग है। अब देखिए, दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे, इन्होंने एक उद्देश्य संकल्प दिया था जिसको आप लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में जाकर भारत के संविधान में प्रियम्बल बनता है। प्रियम्बल एक प्रस्तावना बनता है और ये प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक बात सबको समझ में आता है। अब ये प्रियम्बल क्या है? ये प्रियम्बल को आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गाइड कहते हैं। हाँ, इसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। और इस प्रियम्बल को आप अमेंड करते हैं बाद में, और इस प्रियम्बल में 3 नए शब्द आप लोग तब जोड़ देते हैं। अब बात ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो कौन सा था और कौन से वो 3 शब्द थे जो आप लोगों ने इस प्रियम्बल में जोड़े, क्योंकि ये प्रियम्बल इससे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में आप लोगों के सामने आता है। हाँ, देखिए, सन 1976 का 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसने भारत के प्रियम्बल को अमेंड किया और 3 नए शब्द इस प्रियम्बल में जोड़ दिए। और वो 3 नए शब्द बेटे आप लोग लिखे। पहला था सोवरेन, दूसरा था सोशलिस्ट और तीसरा शब्द जो आप लोगों ने जोड़ा वो था इंटेग्रिटी। वो है इंटेग्रिटी। आप लोगों ने सोशलिस्ट, सोवरेन और इंटेग्रिटी, इन 3 शब्द को भारत के प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के माध्यम से जोड़ दिया। ये प्रियम्बल वही है जो पहले कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने ये दिया था, जो बाद में जाकर भारत का प्रियम्बल बन जाता है। ये प्रियम्बल जो कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गाइड के रूप में भी मानते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे साथ ये पढ़ा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स, 8 स्केड्यूल्स और 22 पार्ट्स थे। बाद में जाकर आप इसको बदल देते हैं, 448 आर्टिकल्स अमेंडमेंट के साथ आप लोग आर्टिकल जोड़ते हैं। हाँ, उसी के साथ 12 स्केड्यूल्स हो जाते हैं और लास्ट में आके 25 पार्ट्स हो जाते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने पढ़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। उसी तरीके से दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुनते हैं। अब बात यह आती है कि भारत के संविधान को आप लोगों ने लागू कब किया और इसको पास कब किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 2 चीज़ें आप लोगों के पास में आती है। 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली डेट आती है 26 नवंबर 1949 की और दूसरी आती है 26 जनवरी 1950 की। ये बात हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक 2 years 11 months 18 days in order to frame the Constitution of India, and this Constitution of India was passed on 26th of November 1949। ये संविधान को आप लोग अंगीकृत करते हैं 26 जनवरी 1949 को, मगर पूरे देश भर में इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। भाई, जब आप लोग पास कर चुके थे उस संविधान को, तब आप लोग 2 महीने का वेट किस लिए करते हैं? वो चीज़ है जो यहाँ पे समझने वाली है। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे की तरफ, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन जो कि 1929 में होता है, उसके बारे में देखना पड़ेगा। देखिए, 1929 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। This was the session when you passed for the first time the demand for पूर्ण स्वराज। आप लोगों ने बोला कि इस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आप लोगों ने भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था।
पूर्ण स्वराज जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस थी, क्योंकि हमको अभी तक क्या पता है कि दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आप लोगों ने कलकत्ता अधिवेशन में केवल स्वराज की मांग करी थी। हाँ, केवल स्वराज की मांग करी थी। मीन स्वराज वॉज डिमांडेड बाय दादा भाई नौरोजी इन द कोलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1906-7। आप लोगों ने 1906-1907 में कलकत्ता अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे तब स्वराज मांगा था, और 1929 में अब आप पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं। और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 2 महीने रुकती है संविधान को अंगीकृत और लागू करने के लिए, इसी दिन को। तभी आज के दिन और इसीलिए 26 जनवरी के इस दिन को आप लोग गणतंत्र दिवस बनाते हैं, जब इंडिया एक रिपब्लिक घोषित की गया था, इंडिया एक गणतंत्र घोषित किया गया था। ये 26 जनवरी 1950 का ये वही दिन है। अब बात ये आती है कि भारत के संविधान को किस तरीके से आप लोगों ने बनाया। अभी तो ये समझ में आ गया कि संविधान की बैठक क्या थी, संविधान ने क्या किया, संवैधानिक सभा क्या है, कौन सा ऐसा प्लान था जिन्होंने ये प्रपोजल दिया, और इस प्लान में जिन लोगों ने इसको बनाया वो कितने मेंबर्स थे पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद में। अब इम्पॉर्टेंट आता है एक एक्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बेटे ये एक्ट संविधान को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935। अगर आप हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ेंगे मेरे साथ तो आप समझेंगे कि कभी 1930s में आप लोग गोलमेज सम्मेलन कर रहे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हिस्ट्री में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में होती है। उन तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में दलित को रिप्रेजेंट करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लेते हैं, मगर कांग्रेस केवल 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही पार्टिसिपेट करती है। इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का जो रिजल्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, और यही वो अधिनियम है बच्चों जिसने भारत के संविधान का 2/3 भाग बनाया है। द 2/3 पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसके बाद जो बचा हुआ 1/3 भाग है वो आप लोगों ने कम से कम, जो इम्पॉर्टेंट आप मेरे साथ पढ़ेंगे वो 10 देश है, 10 देशों के संविधान को पढ़कर आप लोगों ने वहाँ से पार्ट्स उठाए हैं और भारत के संविधान में डाले हैं। जैसे कि पहले अगर मैं अमेरिका की बात करता हूँ तो अमेरिका से आप लोगों ने लिया फंडामेंटल राइट्स, जिसको आप लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार, और भी बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने अमेरिका से ली। ब्रिटेन से आप लोग लेके आते हैं संसदीय शासन प्रणाली, जिसको आप लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। फ्रांस से लेके आते हैं आप लोग गणतंत्रात्मक पद्धति, द रिपब्लिकन स्टेटस। आप कनाडा से लेके आते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, जिसको आप लोग बोलते हैं एक संघीय एक अपना स्ट्रक्चर आप लोग अपने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आते हैं। साउथ अफ्रीका से लेकर आते हैं आप लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया को, मीन्स आर्टिकल 368। द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज गॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। इसी तरीके से, और जैसे कि संवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट, एक ये सब चीज़ें आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जब मैं आप लोगों को अगली क्लास में बच्चों ये सूत्र पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया से आप लोग कॉन्करेंट लिस्ट लेके आते हैं, संवर्ती सूची का प्रावधान लेके आते हैं, जो कि भारत के संविधान की अनुसूची में आप लोगों ने संरक्षित रखा हुआ है। अनुसूची क्रमांक 7 की बात करता हूँ। इन द शेड्यूल नंबर 7 यू से दैट द सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट, द सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट। ये कॉन्करेंट लिस्ट संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आई है। तो अभी इस क्लास में बस इतना ही। इस क्लास में आप लोगों ने केवल फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट मिशन प्लान को पढ़ा, और उसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें भारत के संविधान को समझने के लिए महत्वपूर्ण थी। इसके बाद जो क्लास होगी बच्चों, इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि वो विदेशी स्रोत कौन से हैं, वो फॉरेन सोर्सेज कौन से हैं, जहां से आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें भारत के संविधान में मिलाई हैं। अभी आप लोगों ने 2/3 पार्ट के बारे में पढ़ा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। अब इसके ऊपर पहले डिस्कस करेंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था क्या, और इसके बाद शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉरेन सोर्सेस।
आपको अगर कोई भी क्वेरी मेरी वीडियो से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे साइट से अभी केवल इतना ही। इसकी अगली क्लास में और विस्तार से बात करेंगे संविधान के बारे में। धन्यवाद। मेरा नाम दीपक सिंघल है और मैं आप सभी की शिकायतों, आप सभी के डाउट्स को इनवाइट करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।